हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। ओके जी, ये वीडियो है हालिम और कुछ सवालात जो मैंने निम्रा अहमद से किए हालिम के बारे में, उन्होंने जवाब दिए। अच्छा, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम कि एक ऑलरेडी हम बड़ी लंबी डिटेल वीडियो कर चुके हैं हालिम के। फुशा मैगज़ीन के यूट्यूब पे जाएं, आपको मिल जाएगा, शायद एंड में लिंक भी मिल जाए। तो हम एक सवालात का सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट उस वक्त मेरे पास बहुत से सवाल थे और टाइम कम था, तो मैंने कुछ सवाल जो मुझे लगा था ज़्यादा रेलेवेंट हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चूज़ किए थे और बाकी छोड़ दिए थे। तो जो बाकी रह गए थे उस वक्त भी मेरे जहन में था कि मैं इनकी एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी। स्पेशली एक सवाल जो बहुत लोगों ने माइंड किया और बहुत लोगों ने कॉमेंट भी किया कि नॉवल में भी एडम को साइडलाइन किया हुआ था और इंटरव्यू में भी एडम बेचारे को साइडलाइन किया हुआ। तो भाई लोगों, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी और निम्रा की काफ़ी गुफ्तगू हुई थी एडम पे, और बस वो यही था कि टाइम कम था हमारे पास फॉर दैट वीडियो। मैं 4 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकती थी ना, एंड आई हैड टू पिक एंड चूज़ कि मैं किसको ऐड करूँ किसको नहीं। लेकिन मैंने बीच में ये भी सोचा कि मैं 2-3 और सवाल निम्रा से पूछ लूँगी एडम के बारे में और फिर हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा यार ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। सो येस, तो कुछ सवालें मे बी 8 और 9 जो मैंने सोचा कि जो डाई हार्ट फैंस है ना हालिम के, जैसे मैं हूँ, हमें हालिम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चले उनके कैरेक्टर्स के स्टोरी लाइन के पीछे, तो हमें अच्छा लगता है सुनना। तो यही मेरी थ्योरी थी कि जो फैंस हैं उनको अच्छा लगेगा थोड़ी सी। और ये तो ये बोनस है आज आपके लिए। ईद तो नहीं है, सॉरी, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे पे ये फ्यूशा और राबिया की तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है, और निम्रा की तरफ से भी। अच्छा जी, तो चक्कर ये है कि बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये वीडियो उस तरह की बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहीं होगी जैसी पहली वीडियो थी। दे विल नॉट बी एनी राबिया वर्सेस राबिया, क्योंकि ये एक सिंपल वीडियो है, इसको मैं सिंपल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज मैं कितनी दफ़ा बोल रही हूँ। अच्छा जी, तो उसमें राबिया वर्सेस राबिया की जब मैं रिकॉर्ड करी थी ना, तो मैं बहुत स्केर्ड थी। आई वाज रियली स्केर्ड कि पता नहीं कैसा जाएगा नहीं जाएगा। आई वाज सो अनश्योर कि इनफैक्ट जब हमने शूट भी कर लिया था और जब हम सब एडिट कर रहे थे, जो हमारे एडिटर हैं कंप्यूटर पे, तो ही शोड इट टू मी। आई वाज लाइक आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा राबिया राबिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं नज़र आ रही हूँ ना। फिर मैंने अपनी टीम से 2 लोगों को बुला के, उन्होंने कहा नहीं ये तो अच्छा लग रहा है। उनके रिएक्शन ऐसे थे, मैंने कहा अच्छा वाकई ये अच्छा लग रहा है। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, उस वक्त भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो गई और जब आप लोगों ने सबने देखा तो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे उसी पे आया। सो येस, कभी कभी रिस्क लेते हैं तो कामयाबी हो जाती है और अल्लाह का शुक्र है कि उसने इज़्ज़त रख ली। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड विद अ सिंपल वीडियो अबाउट हालिम। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, इस तालिया अ डाई हार्ट रोमांटिक? क्या ख्याल है आप लोगों का? मुझे बड़ा ये, मैं जब पढ़ भी रही थी तो तालिया की जो मोहब्बत थी फ़ाते के लिए, उसको देखकर, और तालिया जिस तरीके से फ़ाते का वो हॉस्पिटल में भी होती है जब वो लास्ट स्पीच दे रहे होते हैं पार्लियामेंट में, तो शी इज़ सो कंसर्न एंड शी वांट्स टू हेल्प हिम। और वो एडम को भी कहती है कि मैं उनकी हेल्प करूँगी बिकॉज मुझे हेल्प करनी है, एंड तो मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसी फील आ रही थी, तो मैं आई वांटेड टू नो कि निम्रा ने उसको किस तरीके से क्रिएट किया था। क्या वो जब ये वाज दैट पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी जो निम्रा के जहन में थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो रीडर्स के ऊपर मुनसर है, वो डिसाइड करें कि उन्हें कैसा लगा, क्या लगा कि तालिया डाई हार्ट रोमांटिक थी या नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे कैरेक्टर्स बहुत ग्रे होते हैं, ब्लैक या वाइट नहीं होते, उनको एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल होता है। क्या बात बोली है निम्रा जी ने। तो आप लोग बताएं कि वॉज शी अ डाई हार्ट रोमांटिक और नॉट? मेरे ख्याल में शी वॉज अ डाई हार्ट रोमांटिक, बिकॉज वो थ्रू आउट जिस तरीके से थी ना, मुझे लगता है ये। सो आपको क्या लगता है? ठीक है। अच्छा, सेकेंड मेरा सवाल था, अच्छा ये दोनों मेरे सवाल हैं बाय द वे, अगला सवाल भी मेरा सवाल ये था कि मुझे ना, जब मैं नावल पढ़ी थी तो मुझे आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि फ़ाते से एडम जब भी कोई सवाल पूछता था या कोई और भी बहुत से लोग पूछते थे, अशर को भी वो सुनाते थे, तो वो जवाब में हमेशा एक कहानी सुनाते थे फ़ाते साहब जो थे। मुझे ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया कि फ़ाते एक स्टोरी कहानी सुनाया करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को जानती थी कि जब वो कोई भी बात करते थे तो बहुत सी कहानियाँ सुनाते थे, और मुझे वो चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत मज़े की लगती थी, तो वो मेरे जहन में थी और मैंने सोचा कि मैं इसको इस नावल में इनकॉर्पोरेट करूँगी। और जैसे जैसे वो होता गया वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता गया। और उन्होंने कहा कि एक और बात भी थी कि फ़ाते की पर्सनैलिटी अगर आप देखें तो फ़ाते कभी भी डायरेक्टली कोई सही बात तो वो करते थे इन द सेंस कि वो कोई डायरेक्टली फ़ौरन कोई बात का जवाब नहीं देते थे, बात नहीं करते थे, वो हमेशा इनडायरेक्टली बात करते थे और वो चाहते थे कि लोग चीज़ों को खुद फिगर आउट करें। इट वॉज काइंड ऑफ मोर
कि गाइडेंस या रास्ता दिखाना एंड लेट पीपल डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं, इनफैक्ट उनको क्लियर कट एक चीज़ बता दें। तो वो फातिह की पर्सनालिटी के साथ भी जा रही थी। ये मेरा ख्याल है, ये लास्ट लाइन मेरी अपनी लाइन है। सो दैट्स वाई उन्होंने ये एंगल डाला एंड शी सेड काफ़ी मुश्किल होता था, मैं बहुत सी कहानियाँ में जमा कर लेती थी, लेकिन हर कहानी को सिचुएशन से मैच करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। अच्छा जी, आज मैं बहुत दफ़ा अच्छा जी बोलूँगी। फिर मेरा अगला सवाल था, हाउ डिड यू कम अप विद द कॉन आर्टिस्ट आइडिया। मतलब तालिया जो है कॉन आर्टिस्ट है, तो क्या चीज़ थी, क्या हुआ था या क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने तालिया को कॉन आर्टिस्ट बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में एक कहानी पढ़ती थी, इसमें वो एक लड़की एक चोर होती है, बट वो रॉबिन हुड टाइप थी थोड़ी सी, तो वो कहानी मेरे जहन में रहेगी और तब से वो मेरे जहन में थी एंड आई वांटेड टू क्रिएट अ कॉन आर्टिस्ट। क्योंकि जब आप एक थीफ की या एक कॉन आर्टिस्ट की स्टोरी लिखते हैं तो आपके पास जो खेलने के लिए फील्ड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें आप बहुत से ट्विस्ट ला सकते हैं, उसमें बहुत सी एंगल्स ला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, यू नो बहुत से सिनारियोज़ उसमें कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ उन्होंने बताई कि फिर मैंने गूगल किया और बहुत सी इन्फॉर्मेशन ढूंढी और बहुत सी ट्रिक्स ढूंढी। वो मुझे बता रही थी कि जैसे ये घड़ी उतारने वाला या ब्रेसलेट उतारने वाला होता है ना, उसमें क्या करते हैं वो लोग कि इसको ना प्रेस ज़ोर से करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि आपको फ़ील होता है कि जैसे एक वार्मथ होती है और एक वो प्रेशर फील होता है। तो आपको इसलिए जब वो जो चोर या कॉन आर्टिस्ट होता है, जब वो घड़ी या वो ब्रेसलेट के आपके हाथ से चला जाता है तो वो आपके हाथ को हल्का सा प्रेस करता है, तो वो जब लेके चला जाता है तो आपको फील नहीं होता क्योंकि वो प्रेशर आपके हाथ पे थोड़ी देर के लिए रहता है, और जितनी देर में प्रेशर जाता है तो आप भूल जाते हैं, यू नो। आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, बट यू नो ये थ्योरी एक उन्होंने भी पढ़ी थी और ये गूगल पे अवेलेबल है, यू नो। सो ये चीज़ हुई, ये उन्होंने बताया कि ये रीज़न था। अच्छा, सबसे पहले किसके कैरेक्टर्स लिखे गए थे? तालिया और दातन के कैरेक्टर। एंड शी सेड कि मेरे जहन में इमेज था तालिया विद हर वाइट हेड, ये मेरे जहन में शुरू से एक इमेज था। अब मुझे किसी ने सवाल भेजा था कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड तालिया वेयरिंग वाइट हैट्स, और वो भी थोड़ी सी टेढ़ी। तो उन्होंने कहा तालिया शुरू से ही ना शुरू में तालिया हमेशा सफ़ेद कलर की हैट पहनती थी। देयर इज़ अ सेइंग अबाउट वाइट हैट ऑफ द लॉ। ऐसी कोई सेइंग है जिसमें लॉ को वाइट हैट से कंपेयर किया जाता है या वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इट वॉज काइंड ऑफ उन्होंने कहा कि एक तरह से वो एक तंज था तालिया की तरफ से कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक गलत काम करती है, लेकिन वो लॉ की वाइट हेड को उसने सर पे, वाइट हैट को हेड कह रही हूँ, उसको उसने सर पे पहना हुआ है। सो एक काइंड ऑफ सेटायर था ये, यू नो। लेकिन उसके बाद उसने ब्लैक भी हैट पहनना शुरू कर दिया था, और वो जो टेढ़ी करती वो तो एस्थेटिक्स थे, स्टाइल था कि वो करती थी। फिर मैंने पूछा कि आपकी अच्छा मैं देख लूँ, मेरे सवाल भी वैसे ख़त्म होने वाले, ज़्यादा सवाल थे नहीं, मेन सवाल तो मैंने रखा हुआ है। हाँ ओके। फिर मैंने पूछा कि आपने क्यों चूज़ किया यान सूफान को, कि वो क्यों अच्छा मेरा सवाल नहीं था, सॉरी, ये किसी और का सवाल था कि यान सूफान को क्यों चूज़ किया कि वो टाइम ट्रैवल करके वापस आती, यू नो, वापस नहीं आती मतलब आगे के टाइम में जाती, फ्रॉम ओल्ड मलाका टू वो नए मलेशिया में, वो क्यों आई, यू नो, वाई स्पेसिफिक। तो उन्होंने कहा कि कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर एक तो वो प्यारी थी और यू नो उस कैरेक्टर के साथ आपकी अटैचमेंट भी हो गई थी, तो वो एक जानी पहचानी कैरेक्टर थी, तो रीडर्स उससे ज़्यादा अटैच थे, कनेक्ट कर सकते थे, रादर देन कि मैं किसी स्ट्रेंजर को लेके आती फ्रॉम ओल्ड टाइम टू द न्यू टाइम। वो एक फेमिलियर कैरेक्टर जिसके लिए आपके दिल में शायद थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज हो, उसको मैं लेकर आई, तो कहानी ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी, लोगों की क्यूरोसिटी ज़्यादा बढ़ गई। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी नॉवेल्स में ओपन एंडिंग छोड़ती हूँ ताकि लोग खुद सोच सकें कि अब ये किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली यान सूफान को किया था। आई थिंक सॉफ्टवेयर इमेज एंड ऑफ कोर्स येस वी ऑल वर kind of you know felt for her. उसके बाद है कि मैंने पूछा था कि मुराद राजा जो थे वो कोई अच्छे इंसान तो थे, यू नो, फिर तालिया इतना गिल्टी क्यों फील करती थी अपने बाप को छोड़ के आने के लिए, वॉज इट फेयर टू तालिया कि उसको गिल्टी फील कराया जाए।
तो उनने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि वो अच्छा बंदा तो नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसका बाप तो था। चीज़ें कभी सिंपल नहीं होती, 2+2 4 नहीं होता हमेशा ज़िंदगी में, अगर आप रियलिस्टिकली देखे जाएँ तो। अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं बिल्कुल तालिया के दिल में इस चीज़ के बारे में कोई दुख नहीं डालती, कोई रिग्रेट नहीं डालती, तो बहुत आर्टिफिशियल सा हो जाता। तालिया एक लड़की थी जो ऐसी, जिसके दिल में बहुत ख्वाहिशें थी और उसके अंदर दिल में थोड़ा सा गिल्ट भी थी और अपने बाप को बहुत मिस भी करती थी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अच्छा इंसान नहीं था, उसको गिल्ट फील होता था, वो उसके लिए फीलिंग्स रखती थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, बाप तो बाप होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो चीज़ें रखा उसको रियलिटी के करीब लाने के लिए रखा। और ये जो बिटर स्वीट लॉस था तालिया का, उसके कैरेक्टर को ज़्यादा रियल बना रहा था, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते उससे। तो विच आई एक्चुअली लाइक दिस लॉजिक, मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल आया था जुल्कैफ़ी का। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो जुल्कैफ़ी था या जुल्कैफ़ी था। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा गूगल करके, बुक मेरे पास इस वक्त थी नहीं, करने की भी कोशिश की, मुझे नहीं मिल सका, सो मैं दोबारा ही नाम नहीं लूँगी। तो वो साहब जो थे वो नेगेटिव कैरेक्टर थे या वाइट कैरेक्टर थे, और वाई? तो उन्होंने कहा कि वो नेगेटिव ही कैरेक्टर था। बीच बीच में आपको लगता था कि वो इतना डार्क ग्रे था कि आपको कभी कभी लगता था कि ये ही इज़ वेरी नाइस एंड ही वांट्स टू हेल्प तालिया, और वो उसके लिए फ़ील करता है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही सेल्फिश इंसान था। उसकी प्रायोरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट, उसकी प्रायोरिटी सिर्फ अपना आप था, वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं थी। तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, उसने तालिया का हमेशा फ़ायदा ही उठाया था, और सिर्फ वो अपने आप से सिंसियर था। अच्छा जी, तालिया के लिए क्या इंस्पिरेशन थी? मैंने ये सवाल पूछा कि आपने जब तालिया को लिखा तो आपके जहन में क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रे कैरेक्टर लिखना चाहती थी। जैसे पहले ज़माना डिफरेंट होता था जब लोग बड़े सीधे तरह के कैरेक्टर्स लिखते थे, उनमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होते थे पर्सनालिटी में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो राइटिंग की दुनिया में भी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और जिस तरह के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं वो चेंज हो रहे हैं हम, एंड दुनिया भी जो है ना, कैरेक्टर्स भी ग्रे से ज़्यादा ग्रे या ग्रे से डार्क की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया भी डार्क होती जा रही है, राइट, हमारे आसपास की, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। तो ये जो चेंज आया है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहती थी। तो वो शी वांटेड टू क्रिएट अ कैरेक्टर जो परफेक्ट नहीं था, जिससे लेकिन हम सब कनेक्ट कर सकें, और लेकिन पब्लिकली हम एम्बैरेस्ड हों ये एडमिट करने के लिए कि यार हम इस कैरेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं या रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर वाइट नहीं है, वो कैरेक्टर बिल्कुल सही इंसान नहीं है, और उसकी मॉरल वैल्यूज़ थोड़ी सी मेस्ड अप हैं, सो दैट्स वाई। मैं देख रही थी, मैं पॉइंट तो नहीं भूल गई। तो शी सेड कि आई वांटेड टू क्रिएट अ कैरेक्टर जो थोड़ा सा इम्परफेक्ट था, और लोग उससे कनेक्ट करते और अपनी इम्परफेक्शंस को शायद उसमें उनकी रिफ्लेक्शंस उसमें देख सकते हैं। शी सेड इट्स गुड, इस तरीके से जो आइस होती है रीडर और राइटर के दरमियान वो ब्रेक हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट सी कि मैंने सारे सवालात कर लिए हैं ना। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, इंस्पिरेशन फॉर एडम। अब आप लोग खुश हैं? मैंने एडम के बारे में एक प्रॉपर सवाल रखा हुआ था, ये ओरिजिनल में भी था, और उधर से ही मैं अब आपको बता रही हूँ कि एडम को लिखने की क्या इंस्पिरेशन थी। तो निम्रा ने बताया कि ये जो नावल था वो सुपरनैचुरल था और एक डिस्टेंट कल्चर में था, पाकिस्तान में था भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ ना रियलिटी या रियलिस्टिक चीज़ रखना चाहती थी, कुछ इशू बेस्ड चीज़ रखना चाहती थी, और उसके लिए मैंने एडम का कैरेक्टर चूज़ किया। एडम के कैरेक्टर का जो मसले मसाइल थे, एक और बात उन्होंने उससे पहले बोली कि नावल में आप हमेशा कुछ सिखाते भी हैं लोगों को, कुछ कोशिश करते हैं कि वो कुछ सोच के उठें, कुछ ले के उठें उस नावल में से। तो इसलिए भी एडम के कैरेक्टर से ये दो चीज़ें वो करने की कोशिश कर रही थी। एडम को जो इश्यूज़ थे, सेल्फ इमेज का इशू, उसका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका इतना ओवर थिंक करना से चीज़ों को, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें, इश्यूज़ हैं जो आजकल मेजॉरिटी ऑफ द इंसान, जो आम इंसान है, आप में हर किसी को ये फेस हो रहे हैं, स्पेशली यूथ को। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, ये निम्रा ने बोला था यूथ को ये वाली बात, बाकी उन्होंने कही थी कि लोगों को ये मसले मसाइल फेस होते हैं। तो बहुत से लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहा था एडम उन सब लोगों को, और वो देख रहे थे कि कैसे एडम की जर्नी हुई थी,
एंड उन्होंने एक और बात बोली कि मैं हमेशा उस चीज़ के बारे में लिखती हूँ जिससे मैं खुद भी गुजर रही होती हूँ या जो वो मुझसे रिलेटेड होती है। तो उन्होंने कहा शायद उस वक्त मैं भी इसी तरह के सेल्फ इमेज के इशू से गुजर रही थी और क्वेश्चन कर रही थी। तो फिर मैं हर प्रॉब्लम को, हर इशू को एनालाइज करती थी, उसके बारे में सोचती थी, फिर उसको एक्सप्लोर करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती थी। तो दिस वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड एडम। सो आई होप आप लोग खुश हों। छोटी सी वीडियो है, आई नो, मुझे खुद भी लग रहा है इतनी जल्दी वीडियो ख़त्म हो गई, अब आदत हो गई है ना इतनी लंबी लंबी निम्रा से बातें करने की और फिर आप लोगों को चीज़ें बताने की, लेकिन इट्स ओके। तो ये सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। जन्नत के पत्ते उस पर मैं नेक्स्ट करना चाह रही हूँ अगर टाइम मिल गया, बट आई नो कि निम्रा इज़ बिज़ी विद हर नावल, और मे बी हम बहुत जल्द जब उनका नावल पब्लिश हो जाता है तो पहली किस्त जो आएगी उसको रिव्यू करें। सो मैं निम्रा से भी डिस्कस करी थी कि वाई डोंट वी डू इट लाइक यू नो, जैसे जैसे अगर वो नावल एपिसोडिक होगा तो एपिसोड वाइज हम उसको कर सकते हैं, या वो अगर एक उसमें भी आया तो मुझे अभी मालूम नहीं, अगर उन्होंने शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ तो आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली नहीं डिटेल्स पता। मुझे पता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो इफ शी इज़ मेड इट पब्लिक और नॉट। सॉरी। सो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे जहन में आ रहा था कि हम लोग साथ उस नावल का सफ़र करें, मैं और आप लोग सब रीडर्स, हम सब रीडर्स जो है ना, तो एक 15 दिन बाद या हर महीने या जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ मैं वैसे वैसे उतने पार्ट का रिव्यू करती जाऊँगी, तो वो मज़ा भी आएगा। आप लोग भी अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और हम एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत से आइडियाज़ मेरे जहन में आ रहे थे। फिर जब ख़त्म हो जाएगा पूरा नावल माला, फिर हम उस पर एक और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं निम्रा के साथ। आई रियली वांट टू डू वन ऑन जन्नत के पत्ते, लेकिन देखें टाइम पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो जाएगा, हो सकता है इतनी जल्दी नहीं हो। तो बस दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। ये आज निकल रहा है, वीकेंड आने वाला है तो इसलिए, बाकी अगर आप किसी और वक्त देख रहे हैं जब वीकेंड नहीं है तो फिर भी आई होप आपका दिन अच्छा गुजरे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि आपको कुछ मज़े की इन्फॉर्मेशन लगी या नहीं लगी, कि और एडम के जितने फैंस हैं आर दे हैप्पी और नॉट, कि मैंने एडम के लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के रखा और आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।